भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें मेनली जो पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर हो रही है, इसमें ग्रीन जो एरिया है, ग्रीन जो राइटिंग है, वो न्यू एडिशन, जो न्यू बदलाव हुए हैं, जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 होता था, उसमें जो न्यू चेंजेज हुए हैं उसको दर्शाता है। दूसरा जो रेड हाईलाइटेड जो एरिया है वो डिलीटेड पोर्शन है, अर्थात तो उसको पढ़ना ही नहीं है, यह मॉडिफाई कर दिया गया। दूसरा जो ब्लू हाईलाइटेड पोर्शन है वो प्रोसीजरल चेंज जो हुए हैं उनके लिए बताता है। ना भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, तो ये एक्ट नंबर 47 है जो हमें याद रखना है 2023 का। दूसरा इसमें प्रेसिडेंट ऑफ असेंट 25 दिसंबर 2023 को मिली है, और इसमें जो लागू होने की तिथि है वो 1 जुलाई सन 2024 से है। ये कहते हैं एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल्स। ये न्यू ऐड किया है। उन्होंने कहा कि हमने इसके लिए क्या कर दिया है, कंसोलिडेट कर दिया है, और सारे जो सामान्य रूल हैं साक्ष्य के सभी एक तरफ एक जगह एकत्र करके फेयर ट्रायल कंडक्ट किस तरीके से हो उसके लिए समेकित किया है। फिर वह आगे कहते हैं वीट इनेक्टेड बाई पार्लियामेंट इन 74th ईयर्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलो। अब देखिए, मैंने शुरू में ही बताया था कि ये जो पहले इसकी जो प्रेम्बल हुआ करती थी उसको क्या कर दिया उन्होंने, डिलीट कर दिया। नाउ चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या चेंज हुए वो यहाँ इन्होंने दर्शाए हैं, इससे जिसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। सेक्शन फर्स्ट जो है वो बताता है शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमिटमेंट। सब क्लॉज 1 कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। वो कहते हैं ये जो अधिनियम है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाएगा। इसका सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज 2 कहता है इट अप्लाई टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल बट नॉट एफिडेविट presented to any court or official nor to proceeding before an arbitration। देखो, यहाँ समझने वाली बात ये है कि पहले जब हम इसको देखते थे कि कहाँ कहाँ लागू होता है, तो 2019 के बाद ये संपूर्ण भारतवर्ष पे लागू हो गया था, क्योंकि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं हुआ करता था। तो अब उन्होंने क्या करा, ये वर्ड ही हटा दिया। जो वर्ड आप लोग देख रहे हैं रेड से लिखा हुआ है एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरा वर्ड ही हटा दिया, और उन्होंने कह दिया कि सारी जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग होती हैं उन सब पर लागू होगा, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल पर भी लागू होगा। कोर्ट मार्शल का मतलब ये है कि जो आर्मी मैन है या इनकी जो सर्विस होती है जिसमें जो लॉ चलता है वहाँ पर भी अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम चलेगा, और कोर्ट मार्शल के अंतर्गत कोई कार्रवाई चल रही है तो वो भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से गवर्न होगी, उसमें साक्ष्य दिया जा सकता है। बट यहाँ पर अपवाद दिया, बट नॉट एफिडेविट, लेकिन जो शपथ पत्र दिए जाते हैं उन पर लागू नहीं होगी कोई भी कार्रवाई। किसी कोर्ट में कोई शपथ पत्र दिया जा रहा है तो एफिडेविट पे लागू नहीं होगी। दूसरा एक उन्होंने कह दिया कि आर्बिटर का आप जानते हैं जैसे न्यायाधिकरण होता है या आर्बिट्रेशन सेंटर्स होते हैं, उनमें जो कार्रवाई चल रही है उन पर भी नहीं लागू होगी। तो हमें ये याद रखना है कि आर्बिट्रेशन पे लागू नहीं होगा और एफिडेविट पे लागू नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने सब क्लॉज 2 को संपूर्ण तरीके से डिस्कस किया। नाउ सब क्लॉज 3, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट। तो इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया कि ऑफिशियल गजट में ये पब्लिश हो चुका है और 1 जुलाई सन 2024 से लागू है। ठीक है। नाउ सेक्शन 2, ये डेफिनेशन क्लॉज है। इसमें सारी डेफिनेशंस अब उन्होंने सीक्वेंस वाइज कर दी, और वो भी अल्फ़ाबेटिक क्रम में। जैसे मान लो ए से जो पहले शब्द आएगा वो पहले होगा, फिर बी वाला होगा, फिर सी वाला होगा। पहले ऐसे नहीं था, लेकिन अब उन्होंने संभवतः कोशिश यही करी है, लेकिन मैंने देखा है इसमें कई जगह गड़बड़ भी हुआ है वो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये अल्फ़ाबेटिक क्रम में है और उनको वर्ड बाई वर्ड हम आगे डिस्कस करेंगे। कहते हैं सब क्लॉज 1 कहता है इन दिस अधिनियम, जैसे पहले होता है इन दिस एक्ट, अब हिंदी में ही लिखा है इन दिस अधिनियम अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। देखिए, ये ऐसा इसलिए करा गया है एक्ट को हटाना, अधिनियम को, कि जिससे भारतीय परिप्रेक्ष्य में लोग चीज़ों को समझें और जानें
कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो इन्होंने इसका ए में क्या डिफाइन किया, कोर्ट को बताया है कि न्यायालय क्या है। कहते हैं कोर्ट इंक्लूड ऑल जजेज एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिटर लीगली एथोराइज टू टेक एविडेंस। सिंपल भाषा में हम समझेंगे कि न्यायालय में वो सभी जज आते हैं और सभी मजिस्ट्रेट आते हैं जिन और सभी पर्सन भी आते हैं, सभी व्यक्ति भी आते हैं, एक्सेप्ट आर्बिटर, आर्बिटर को छोड़कर। तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि आर्बिट्रेशन के सामने तो ये लागू ही नहीं होता हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो आर्बिटर को छोड़कर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जज है, चाहे मजिस्ट्रेट है, या कोई भी पर्सन है जिसके लिए लीगली एथोराइज कर रखा है, क्या करने के लिए, एविडेंस लेने के लिए, साक्ष्य लेने के लिए। अगर कोई व्यक्ति विधि के द्वारा साक्ष्य लेने के लिए एथोराइज कर रखा है तो हम उसे क्या कहेंगे, न्यायालय कहेंगे। इसमें सारे जजेज आते हैं, सारे मजिस्ट्रेट आते हैं और सभी पर्सन आते हैं। तो ये हमने सब क्लॉज सेक्शन 2 के सब क्लॉज 1 में ए में जाना। बी क्या कहता है, कॉन्क्लूसिव प्रूफ। देखिए हमारे यहाँ साक्ष्य अधिनियम में 3 तरीके के प्रोज्यूम्स हैं। अब ये सी सीक्वेंस में आया इसलिए इसको पहले ले दिया। हम यहाँ पर थोड़ा ब्रीफ में आप लोगों को बताना चाहेंगे। एक मे प्रूफ, एक मे प्रज्यूम होता है, सेल प्रज्यूम होता है और कॉन्क्लूसिव प्रूफ होता है। मे प्रज्यूम में क्या होता है आगे आएगा, अभी वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ जब कॉन्क्लूसिव प्रूफ हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बताना जरूरी हो जाता है। मे प्रज्यूम में न्यायालय ये मान के चलता है कि हम यहाँ पर इनके लिए साक्ष्य देने की अनुमति देंगे। दूसरा एक सेल प्रज्यूम है। सेल प्रज्यूम में कोर्ट ये मान के चलता है कि भाई ये हो गया है, अब इसके लिए कंट्राडिक्ट करने के लिए आप साक्ष्य ला सकते हो, लेकिन हम पहले से ही रिकमेंड कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस हैं। बट जिसकी इसमें बात हुई है पैरा बी में, कॉन्क्लूसिव प्रूफ। कॉन्क्लूसिव प्रूफ में न्यायालय किसी भी तरीके का कोई साक्ष्य लाने की अनुमति नहीं देता, ना ही उसको प्रूव करने के लिए, ना ही डिसप्रूव करने के लिए। वो ये मान के चलता है कि अगर ऐसे ऐसे है तो ये सिचुएशन हुई होगी। तो ये मैंने आपको सिंपल भाषा में बताया कॉन्क्लूसिव प्रूफ होता क्या है। इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है, तो बी में डिफाइन किया गया है कॉन्क्लूसिव प्रूफ। इसमें लिखा है कॉन्क्लूसिव प्रूफ मीन्स व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर बाय दिस अधिनियम टू बी कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर। कहते हैं इस अधिनियम के द्वारा अगर किसी तथ्य के लिए हमने कॉन्क्लूसिवली क्या कर रखा है, पहले से ही डिक्लेयर कर रखा है किसी अन्य के सभी, तो फिर क्या कहते हैं, द कोर्ट सेल, वर्ड क्या आया है, सेल, ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड। तो कोर्ट क्या मानेगा कि एक के अलावा अन्य चीज क्या है, प्रूव्ड है। एंड सेल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिसप्रूविंग इट। तो यहाँ पर हम ये अंडरलाइन करेंगे ये बात कि लिखा है एज प्रूव एंड सेल नॉट अलाउ। सेल नॉट अलाउ का मतलब कोर्ट अनुमति नहीं देगा क्या करने की, एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिसप्रूविंग। इस तथ्य को ना साबित करने के लिए आपके लिए अलाउ नहीं करेगा, वो इसको क्या मानेगा, प्रमाणित साक्ष्य मानेगा, अर्थात कॉन्क्लूसिव प्रूफ मानेगा। तो हमने यहाँ पर ये जाना कि कॉन्क्लूसिव प्रूफ की अगर कहीं कंडीशंस होती है तो वहाँ पर कोर्ट अलाउ हमें नहीं करता है उसको डिसप्रूव करने के लिए। नाउ आगे सी में देखेंगे डिसप्रूव क्या होता है। डिसप्रूव को हिंदी में कहते हैं अप्रमाणित या न साबित। तो लिखा डिसप्रूव इन रिलेशन टू अ फैक्ट मीन्स व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्ट मैटर बिफोर it the court either believe that it does not exist or consider it non-existence so probable that a prudent man out under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it does not exist। ये कहते हैं ना साबित का मतलब ये है कि डिसप्रूव का मतलब ये है, इसका अर्थ ऐसे निकालेंगे कि कभी कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष है और फिर कहते हैं न्यायालय क्या प्रिज्यूम कर रहा है, कोर्ट आइदर बिलीव, कैसा विश्वास करता है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, कि ये अस्तित्व में नहीं है, और कंसीडर इट नॉन एग्जिस्टेंस, और ये भी कंसीडर करके चल रहा है कि अस्तित्व में नहीं होगा। सो प्रोबेबल का मतलब है संभावना दिखाते हैं दैट ए प्रूडेंट मैन का मतलब होता है एक सामान्य आईक्यू लेवल का व्यक्ति। प्रूडेंट मतलब जिसकी बौद्धिक क्षमता सही है, वो ये अंदाजा करे कि हाँ भाई ऐसी परिस्थितियाँ होंगी कि वो अस्तित्व में नहीं होगा। अंडर द सर्कमस्टेंसेस,
द पर्टिकुलर केस टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, कि वो अस्तित्व में नहीं होगा। देखिए, इसको जब बार बार रीड करेंगे तब ये सारी चीज़ें हमें क्लियर होंगी। यहाँ पर हमने अभी बहुत ज़्यादा विस्तार से इसको नहीं बताया, डेफिनेशन क्लॉज के हिसाब से संक्षेप में चर्चा की है। आगे जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे तो हम दोबारा इस पर चर्चा करेंगे कि डिसप्रूव को किस तरीके से कोड लेता है। नाउ वी डिस्कस डी, जिसमें डॉक्यूमेंट दे रखा है। अब उन्होंने दस्तावेज की डेफिनेशन बताई है। क्या बताइए? डॉक्यूमेंट मीन्स। अच्छा, आप लोगों को बता दूं कि ये जो डेफिनेशंस हैं वो दो तरीके से चलती हैं, या तो मीन्स से स्टार्ट होंगी या इंक्लूड से होंगी। देखिए, मीन्स से अभी अगर कोई डेफिनेशन स्टार्ट होती है तो आप ये मान के चलिए कि उसका वही अर्थ निकालेंगे जो वहाँ पर शब्द इस्तेमाल किए गए। लेकिन अगर कोई डेफिनेशन इंक्लूड से स्टार्ट होती है तो हम ये मान के चलेंगे कि उसका जो विस्तार है वो बहुत बड़ा है, इन शब्दों के अलावा भी शब्द हो सकते हैं। मैंने हमेशा इसमें चर्चा करता हूँ कि अगर किसी ने इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट अपने लॉ टाइम में सही से पढ़ा है कि विधियों का निर्वचन किस तरीके से होता है, कौन से शब्दों का क्या प्रयोग करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उससे बेयर एक्ट पढ़ने में कोई भी किसी तरीके की समस्याएं नहीं होंगी। नाउ we discuss document. Document means any matter expressed or describes or otherwise recorded upon any substance by means or letter, figure, marks or any other means, or by more than one of those means intended to be used, which may be used for the purpose of recording that matter and include electronic and digital record. देखिए, दस्तावेज से यहाँ सीधा सीधा मतलब ये है कि उन्होंने कह दिया है कि कोई भी मैटर हमने इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया, इस तरीके से डिस्क्राइब कर दिया गया है या रिकॉर्ड कर दिया गया है, उस लेटर का, उस फिगर्स का, उस मार्क्स का, या किसी भी अलग तरीके से कोई चिन्ह बना दिया है, हम उसका प्रयोग क्या करेंगे? साक्ष्य के रूप में करेंगे। तब हम उसको क्या कहेंगे? दस्तावेज कहेंगे। मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ आपको कि डॉक्यूमेंट किस तरीके से प्रूव किया जाता है। मान लो सपोज दैट किसी घर में दूध आता है और उस घर की जो महिला है वो पढ़ी लिखी नहीं है, और वो अपने घर में जिस दिन भी दूध आता है एक निशान लगा देती है, 1 लीटर हो गया। अब उसको महीने में हिसाब करना है, वो अपना पीछे जाती है, दीवार पे जो रोज चिन्ह बनाती है उनको गिन लेती है और दूध दिया का हिसाब कर देती है। इन केस अगर ये मामला कोर्ट में पहुंचता है और दूध वाला ये प्रश्न रखता है कि साहब इतने नहीं, इतनी बार मैंने इस महीने में दूध दिया है, तो जो दीवार पर या उसने अपने जो किवाड़ के पीछे जो चिन्ह निशान लगा रखे थे वो डॉक्यूमेंट की तरह एक तरीके से न्यायालय में प्रूव किए जाते हैं और डॉक्यूमेंट ही कंसीडर करेगा कोर्ट उनके लिए। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चिन्ह, कोई मार्क्स या कोई दस्तावेज हमने इस तरीके से, इस इंटेंशन से बनाया है कि हम इसको साक्ष्य के रूप में दिखा सकते हैं, तो हम उसे दस्तावेजी रूप में लाएंगे। दूसरा, यहाँ नई चीज़ें बदलाव ये हुआ है कि अब इसको इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी दस्तावेज के अंतर्गत आएंगे, जो पहले नहीं हुआ करता था, उनके लिए अलग से पोर्शन था। तो हमने जाना कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, और डॉक्यूमेंट में मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि वो लेटर भी हो सकता है, फिगर भी हो सकता है, मार्क्स भी होता है, या एनी अदर फॉर्म, किसी भी तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हमने डॉक्यूमेंट्स को जाना। अब जैसे इसके उदाहरण भी दे रखे हैं उन्होंने, जैसे पहला उदाहरण बताया, ए राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट, कोई लिखित है तो वो क्या है? दस्तावेज है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, बर्ड्स, प्रिंटेड, लिथोग्राफ, फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट। कोई फोटोग्राफ है, प्रिंटेड है, लिथोग्राफ है, ये सारे के सारे क्या हैं? दस्तावेज हैं। तीसरा कह रहे हैं, ए मैप और ए प्लान इज ए डॉक्यूमेंट, कोई मैप और प्लान भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। फिर आगे कह रहे हैं, एन इंस्क्रिप्शंस और मेटल प्लेट और स्टोन इज टू बी ए डॉक्यूमेंट, कोई पत्थर भी क्या हो सकता है? एक दस्तावेज हो सकता है। इन दूसरा, एक कैरिकेचर ए डॉक्यूमेंट, कोई किसी पे कोई किसी ने कुछ निर्माण कर रखा है, कैरिकेचर बना रखा है, तो इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या मानेंगे? दस्तावेज मानेंगे। और एक नया एग्जाम्पल इन्होंने नया जोड़ा है, ये तो पहले भी थे ये सारे एग्जाम्पल। पहले जो साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 हुआ करता था, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें ये सारे एग्जाम्पल थे, लेकिन इन नया एग्जाम्पल भी जोड़ा इन्होंने। इसके बारे में लिखा है, एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन ईमेल, कोई ईमेल है, सर्वर लॉग है, कहीं आपने वेबसाइट पे विजिट किया है, वो सारी चीज़ें भी क्या हैं? डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल होंगी। कंप्यूटर है, कोई लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, मैसेज है, वेबसाइट है, लोकेशन है, वॉइस मैसेज है, व्हाट्सअप कॉल है, व्हाट्सअप पे मैसेज है, ऑल ये सारे के सारे क्या होंगे? दस्तावेज के रूप में न्यायालय में स्वीकार होंगे और उनके लिए डॉक्यूमेंट मानेंगे।
हमने यहाँ विस्तार से डॉक्यूमेंट को समझा है और हमने जाना है कि दस्तावेज क्या होता है। मैं समझता हूँ कि दस्तावेज पर इतना सारा विस्तार से आपने जान लिया है। और मेन यही रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें एक वर्ड आया है इंटेंट टू यूज, इंटेंट टू यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट द मैटर। वो मैटर को रिकॉर्ड करने की मनोदशा से रिकॉर्ड किया हुआ। ऐसा नहीं कि ऐसे ही आपने चिन्ह बना दिया तो वो आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा। नो, किसी भी मामले में डॉक्यूमेंट तभी माना जाएगा जब आपने कोई चिन्ह, कोई मार्क्स या कोई भी चीज़ जो आपने इस इंटेंशन से बनाई है कि समय आने पर हम इसके लिए साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी दस्तावेज माना जाएगा, अदरवाइज नो। नाउ अब देखिए, ये जो है अभी हम डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन देख रहे थे। आगे जो हमारे यहाँ वैल्यूज दिखाई दे रहा है या जो कंपैरिजन है, ये पहले के उदाहरण है, उनके लिए इन्होंने दिया है। मैं यहाँ पर थोड़ा आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ। एक कंपैरिजन विद द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से उन्होंने कंपैरिजन कर दिया है, जो मैंने अभी आपको बता ही दिया था। और ये भी उन्होंने कह दिया कि हमने ये क्या इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि इसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने जोड़ी हैं उसके बारे में डिस्कस किया। एविडेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी अभी बहुत सारी चर्चा हो रही। कायदे में देखो, यहाँ एविडेंस की इनको डेफिनेशन देनी चाहिए, लेकिन मैंने इसको बहुत ध्यान से देखा है तो इन्हें एविडेंस की कोई डेफिनेशन नहीं दी। साक्ष्य क्या होता है ये तो बताया ही नहीं, सिर्फ बता दिया कि साक्ष्य किस तरीके से दिया जाता है, ना कि एविडेंस की डेफिनेशन। हम आगे जब इसको पढ़ेंगे या कभी और चर्चा होगी तो बताएंगे कि साक्ष्य क्या होता है। यहाँ इन्होंने साक्ष्य को नहीं बताया, साक्ष्य के प्रकार बता दी। क्या लिखा? एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, क्या लिखा? ऑल द स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली विच द कोर्ट परमिट और रिक्वायर्ड टू बी मेड it by witness in relation to matter of fact under inquiry and such statement are called oral evidence। अब इन्होंने एविडेंस नहीं बताया, इन्होंने कहा कि मौखिक साक्ष्य क्या होता है वो बताया। क्या होता है मौखिक साक्ष्य? तो कह रहे हैं ऑल स्टेटमेंट। ऑल स्टेटमेंट का मतलब है वो सारे कथन। उन कथनों में क्या आता है? इंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिवन इन इलेक्ट्रॉनिक, वो भी कथन आ जाएंगे जो आप क्या कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे रहे हैं। जैसे अभी मान लो ये चर्चा जो हो रही है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो रही है, तो ये भी क्या है, एक ओरल एविडेंस की तरह प्रूफ किया जा सकता है। कह रहे हैं बीच द कोर्ट परमिट, लेकिन उनके लिए क्या करें, न्यायालय क्या देता हो, अनुमति देता हो। और रिक्वायर्ड टू बी मेड बाई इट विटनेस, और गवाह, विटनेस का मतलब गवाह, साक्षी हिंदी में, और गवाह भी कहते हैं। इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब है कोई तथ्य चल रहा है जिसकी इंक्वायरी हो रही है, अंडर इंक्वायरी है या ट्रायल है, अंडर विचारण चल रहा है, तो गवाहों के द्वारा कोई भी तथ्य, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कथन, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो, अगर कोर्ट के सामने बोला जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे, ओरल एविडेंस कहेंगे, मौखिक साक्ष्य कहेंगे। ये पहला बताया। दूसरा क्या बताया, सेकंड है ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट एंड सच डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उन्होंने कहा दस्तावेजी साक्ष्य में क्या आएगा, वो सारे दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं, उसमें डिजिटल भी हो सकते हैं। और फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में तो आप जानते ही हैं डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट होता ही है। अभी डॉक्यूमेंट की हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है। तो उन्होंने कहा वो सब के लिए हम क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहेंगे। तो अभी आपने यहाँ क्या देखा, डेफिनेशन तो हम पढ़ रहे हैं एविडेंस की, लेकिन ये एविडेंस को ना समझा के एविडेंस के प्रकार को बता रहे हैं कि भाई ओरल मौखिक साक्ष्य होगा और दस्तावेजी साक्ष्य होगा। तो दो तरीके से हमने जाना कि जो साक्ष्य है वो किस तरीके से कोर्ट में लाया जाएगा। तो ये तो ओरली लाया जाएगा, बोलकर, स्टेटमेंट के, कथन के साथ। दूसरा डॉक्यूमेंट के हिसाब से, कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करके, तो उसको क्या कहेंगे हम, दस्तावेजी साक्ष्य कहेंगे। नाउ अब देखिए यहाँ पर ये मैं कंपैरिजन बार बार आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इसकी कोई मैं तो बच नहीं जाता है, क्योंकि अब जो भी परीक्षाएं होंगी या हमें भी कोर्ट में प्रोसीडिंग करनी है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से करनी है, ना कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की। लेकिन हाँ, अपनी समझ डेवलप करने के लिए या जो पुराने लोग हैं जिनने पहले पढ़ रखा है उनके लिए रेफरेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं कि पहले क्या था और अब क्या चेंजेज हैं। ठीक है, तो ना कंपैरिजन देख लें कि एविडेंस में पहले क्या था। कहना डेफिनेशन ऑफ एविडेंस हैज आल्सो एक्सपेंडेड इन 21E। अरे भाई डेफिनेशन नहीं दी आपने एविडेंस की, क्यों कन्विंस कर रहे हैं आप इस वक्त। आपने प्रकार बता दिए कि ये मौखिक साक्ष्य होगा, ये क्या होगा, दस्तावेजी साक्ष्य होगा, ना कि डेफिनेशन। डेफिनेशन ये नहीं होती है।
ये आपने साक्ष्य के प्रकार बता दिए। ठीक है, तो दूसरा, अब इसमें मैंने सारी इसमें चर्चा कर दी। नाउ एफ में दे रखा फैक्ट, तथ्य, हिंदी में कहते हैं तथ्य। अब मैंने आपको बताया था कि कहीं मीन्स से और इंक्लूड से स्टार्ट हो तो हम उसका क्या अर्थ लगाएंगे, विस्तार पूर्वक लगाएंगे। लेकिन फैक्ट में ये दोनों वर्ड एक साथ इस्तेमाल किए गए हैं, लिखा है फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स। अब इसका पहला पैरा कहते हैं एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव बाय द सेंसेस। कह रहे हैं तथ्य में बहुत सारी चीजें आएंगी या तथ्य का बहुत सारे अर्थ होंगे। क्या है, स्टेट ऑफ थिंग। स्टेट ऑफ थिंग का मतलब है जो वस्तुएं हैं उनकी अवस्था। रिलेशन ऑफ थिंग्स, जो वस्तुएं हैं उनका संबंध। कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव बाय द सेंसेस। दूसरा, हम जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा परसीव करते हैं, सेंसेस से जो परसीव करते हैं, वो सारी चीजें भी क्या होंगी, तथ्य होंगी। जैसे मान लो सपोज दैट आप किसी कमरे में घुसते हैं और आपको क्या महक आती है, घर में घुसते ही आपको क्या बात, गैस खुली हुई है, तो दैट इज द फैक्ट। ये क्या हुआ, तथ्य हुआ, क्योंकि आपने कैसे अपने सेंसेस से परसीव किया। अब 5 ज्ञानेंद्रियां बताई गई हैं, बहुत जहाँ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, आप सेंसेस समझते हैं। सेंसेस का मतलब है कि जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे त्वचा है, सूंघ कर है, देख कर है, सुन कर है और टच करके है, तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करा, स्मेल से बता दिया कि भाई गैस लीक हो रही है, गैस खुली हुई है, तो दैट इज़ द फैक्ट। तो हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि तथ्य किसको कहेंगे, तथ्य होता क्या है, फैक्ट होता क्या है। तो साक्ष्य अधिनियम में तथ्य को बहुत अच्छे से बताया गया। पहले बताया एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव बाय द सेंसेस। वस्तुएं, वस्तुओं की दशा, और जो सेंसेस के द्वारा हम परसीव कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो सारे क्या है, तथ्य हैं। दूसरा आगे उन्होंने कहा है सेकंड में, एनी मेंटल कंडीशन विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। मतलब कोई भी मेंटल कंडीशन, मान लो कोई बीमार है और आपने देखा कि इसकी मनोदशा ठीक नहीं है, तो क्या है, ये भी एक क्या है, तथ्य है। कि मेंटल कंडीशंस भी किसी भी व्यक्ति की क्या हो सकती हैं, तथ्य हो सकती हैं। मान लो कोई नशे में है, तो ये क्या है, उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, तो ये क्या है, एक तथ्य है। नाउ आगे उन्होंने, हमने यहाँ पर जो अभी चर्चा कर रहे थे तथ्यों के बारे में, तो हमने ये जान लिया कि तथ्य क्या भौतिक भी हो सकते हैं और मानसिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इनके उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि तथ्य किस किस को माना है। पहला उदाहरण ये दे रहे हैं, दैट आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज इन ए सर्टेन ऑर्डर इन ए सर्टेन प्लेस इज इफेक्ट। कि कुछ जो वस्तुएं हैं वो क्या है, कहीं पर किसी एक क्रम में अरेंज हैं, किसी एक क्रम में रखी गई हैं, सर्टेन ऑर्डर ए सर्टेन प्लेस, और अमुक स्थान पर अमुक दशा में रखी गई हैं, तो ये क्या एक तथ्य है। ये बात पहली हमने भौतिक तथ्यों में देख ली। दूसरा, दैट अ पर्सन हियर्ड और सा समथिंग इज ए फैक्ट। कोई व्यक्ति है, उसके द्वारा कुछ सुना गया, कुछ देखा गया, ये भी क्या है, एक तथ्य है। हमने ये कैसे जान लिया, ये हमने सेंसेस के द्वारा जान लिया। तीसरा उदाहरण, दैट ए पर्सन सेट सर्टेन वर्ड इज ए फैक्ट। अगर कोई व्यक्ति कोई शब्द बोल देता है, जैसे मान लो कहीं पर कोई झगड़ा हो रहा था, उनकी बचाओ बचाओ बचाओ, तो ये क्या हुआ, ये भी एक क्या हुआ, तथ्य हुआ कि वहां पर लोग थे, उन्होंने क्या करा, कुछ शब्द बोले, कुछ कहा, या कोई पिट रहा था तो उसने कहा मुझे बचाओ, तो ये क्या है, ये भी एक तथ्य है। चौथा उदाहरण, दैट अ पर्सन होल्ड अ सर्टेन ओपिनियन हैज ए सर्टेन इंटेंशन एक्ट इन गुड फेथ फॉर फ्रूडेंटली यूज ए पर्टिकुलर वर्ड इन ए पर्टिकुलर सेंसेस और इज और वाज ए स्पेसिफाइड टाइम कंसिस्टेंस ए पर्टिकुलर सिलेक्शन इज ए फैक्ट। उन्होंने कहा देखिए कोई व्यक्ति है, किसी मामले में कोई अमुक राय रखता है, यह सर्टेन इंटेंशन रखता है, अपनी अलग मनोदशा रखता है। गुड फेथ, गुड फेथ का मतलब है सहृदय से है, ठीक है, सद्भावपूर्ण कोई कार्य कर रहा है। कोई व्यक्ति फ्रूडेंटली कोई काम कर रहा है, अपनी ओपिनियन रख रहा है, या पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर सेंसेस में कोई बात कह रहा है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, एक तथ्य होंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक उदाहरण हुआ करता था पहले, ई, उसको रेपुटेशन को उन्होंने कहा एक फैक्ट है, इसको क्या कर दिया, इन्होंने निकाल के अलग कर दिया और कहा ये सारी चीज़ें हटा दी और इसकी जगह एक्सप्रेशन क्या ले आए। आगे हम चर्चा करेंगे जी में, फैक्ट इन इशू।
हमने अभी जो पीछे सेक्शन था बहुत महत्वपूर्ण बात समझी कि तथ्य क्या होंगे, उससे पहले हमने समझा डॉक्यूमेंट क्या होंगे। देखिए इनको सबको कड़ी को जोड़कर हम पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे। ये साक्ष्य अधिनियम बहुत ही इतना इजी है कि बहुत अच्छा समझ में आएगा, लेकिन अगर हम चूक कर जाएंगे और चीज़ों को नहीं समझेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये साक्ष्य अधिनियम भाषा बहुत क्लिष्ट है इसकी। तो जी में फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू का मतलब है कि विवादक तथ्य, हिंदी में क्या कहेंगे, विवादक तथ्य। फैक्ट इन इशू का मतलब है ये ज़्यादातर मामलों में, सिविल मामलों में ये बात निकल के आती है कि भाई विवाद का कारण है क्या, फैक्ट इन इशू है क्या। तो और क्रिमिनल मामलों में निकल के आता है कि आरोप क्या है, वहाँ कहेंगे व्हाट इज द चार्ज। और सिविल मामलों में हम कहेंगे कि विवाद का विषय क्या है, फैक्ट इन इशू है क्या। आज हम समझेंगे फैक्ट इन इशू कहते किसे। देखिए फैक्ट इन इशू की भी डेफिनेशन उसी तरीके से स्टार्ट हो रही है जैसे फैक्ट की हुई थी। कह रहा है फैक्ट इन इशू, इसका मतलब क्या है, इसका ब्रॉड सेंस लगाएंगे। यहाँ लिखी हुई बातों के अलावा भी और चीज़ें भी हो सकती हैं फैक्ट इन इशू में। ऐसे ही हमने अभी पढ़ा था फैक्ट में, फैक्ट में हमने कहा यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो लिमिटेड पोर्शन है, इसके अलावा भी और चीज़ें भी फैक्ट हो सकती हैं। नाउ फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य, विवाद का विषय क्या है। कहते हैं fact in issue means and include any fact from which either by itself or in connection with the other fact the existence or non-existence, nature or extent, from which either by itself or connection with the other the existence or non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted, denied in any suit or proceeding necessarily follow। क्या जाना हमने, हमने जाना कि फैक्ट इन इशू का मतलब या अर्थ ये है कि कोई तथ्य या तो स्वयं में या अलग से क्या रखता है, कनेक्शन रखता है, किससे, विद अदर फैक्ट, किसी अन्य तथ्य। और वो क्या करता है, या तो उसके लिए एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस करता है, या नॉन एग्जिस्टेंस दिखाता है। या तो उसके अस्तित्व को स्थापित करता है या उसके अस्तित्व को क्या करता है, नकारता है। नेचर उसको बताता है, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, या तो किसी का अधिकार को बताता है या किसी के अधिकार की लाइबिलिटी को और डिसेबिलिटी को बताता है। और या तो स्वीकृति देता है, एसर्टेड करता है, इंग्लिश में शब्द दे रखा है एसर्टेड, और डिनाइड, या तो स्वीकार करता है या मनाही करता है, डिनाइड एनी स्वीट, किसी भी बाद में, और प्रोसीडिंग में नेचुरली फॉलो, वो इस तरीके से फॉलो किए जाते हैं। एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि वेन एवर अंडर द प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर any court record an issue of fact, the fact we asserted or denied in answer to such issue is in a fact in issue। देखिए बहुत अच्छे से व्याख्या में बताया गया है कि जब भी कोई बात माननीय न्यायालय के समक्ष कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में कोई सूट लेके आते हैं तो जो तथ्य क्या कर लिए जाते हैं, स्वीकार कर लिए जाते हैं या मना कर दिए जाते हैं, हम उनको क्या करेंगे, इन द आंसर टू सच इश्यू एज ए फैक्ट इन इशू। तो हम उनके लिए आंसर में क्या करेंगे, फैक्ट इन इशू के रूप में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे हम इनको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अभी हमने डेफिनेशन में देखा तो ये कहते हैं ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी। एक व्यक्ति है ए, वो बी की हत्या का क्या है, अभियुक्त है, आरोपित है। एट दिस ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट मे बी इन इशू। तो क्या क्या फैक्ट इन इशू हो सकते हैं इस मामले में। जैसे नंबर 1 उन्होंने लिखा दैट ए कॉज बीज डेथ, क्या ए ने बी की हत्या की कारण है। दूसरा दे रहा है दैट ए इंटेंडेड टू कॉज बी डेथ, क्या ए बी की मृत्यु कारित करने के लिए इंटेंड था, मनोदशा रखता था। दूसरा फैक्ट। तीसरा क्या, दैट ए हैड रिसीव ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, क्या ए के लिए अचानक प्रकोपन मिला बी से। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मतलब उतावलेपन में उसने कुछ ऐसी बात कही जिससे ए को गुस्सा आया और उसने हत्या कर दी। ये तथ्य भी क्या हो जाएगा, फैक्ट इन इशू हो जाएगा कोर्ट के सामने कि भाई एक को कोई ऐसे सपना थोड़ी आ रहा था कि उसने बी की हत्या कर दी। बी की हत्या करने के पीछे कोई ना कोई पहले से कोई इंटेंट रहा होगा, कोई कारण रहा होगा, कोई सडन प्रोवोकेशन हुआ होगा। तो ये सारे के सारे फैक्ट क्या हैं, फैक्ट इन इशू है इस मामले में। नाउ फोर्थ में कहते हैं दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट
विच कॉज्ड बी डेथ वाज रीजन बाय साउंडनेस ऑफ माइंड इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर। एक ही मनोदशा क्या थी बी की हत्या करते समय? क्या वो अनसाउंड माइंड था या इनकेपेबल था नोइंग द नेचर? क्या ये परिस्थिति को समझने में वो कैपेबल नहीं था? ये सारे के सारे क्या होंगे? फैक्ट एंड इशू होंगे। तो हमने ये क्रिमिनल केस के माध्यम से, उसके उदाहरण के माध्यम से जाना कि फैक्ट एंड इशू क्या हो सकता है। देखिए, इसको जितना शार्पली माइंड से पढ़ेंगे तो हम ये चीज़ें समझेंगे कि किसी मामले में फैक्ट एंड इशू क्या क्या हो सकते हैं, विवादक तथ्य क्या क्या हो सकते हैं। दैट इज द एंड ऑफ माई बिहाफ। नाउ वी डिस्कस एच, मे प्रज्यूम, जिसको अभी हमने ब्रीफ में शुरू में ही बताया था जहाँ कॉन्क्लूसिव प्रूफ पढ़ रहे थे। तो मे प्रज्यूम क्या होता है? एच में दे रखा है मे प्रज्यूम। कहते हैं वेन एवर इट प्रोवाइडेड बाई दिस अधिनियम दैट द कोड मे प्रज्यूम ऑफ ए फैक्ट, इट मे आइदर रिगार्ड सच फैक्ट प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इज डिसप्रूव्ड मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। उन्होंने कहा देखिए, कोई भी तथ्य जो भी न्यायालय के समक्ष है वो प्रज्यूम किया जाएगा तब तक जब तक उसको प्रूव नहीं कर दिया जाए या डिसप्रूव नहीं कर दिया। और ऐसे तथ्य के लिए डिसप्रूव करने के लिए कॉल करेगा कोर्ट, कहेगा कि आके अपना तथ्य जो आपने बताया है वो आप सत्यापित करिए, बताइए। तो हमने कहा था कि मे प्रज्यूम में न्यायालय हमेशा क्या करता है? प्रूव करने की हमें अनुमति देता है। नॉट प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड क्या होता है? ना साबित। कहते हैं ए फैक्ट इज सेट टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड। तो नहीं, ना साबित हम उसे कहेंगे जो ना तो क्या हुआ? साबित हुआ, और ना ही ना साबित हुआ, ना प्रूव्ड हुआ ना डिसप्रूव्ड हुआ, नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड। तो ये इजी है, इसमें कुछ है नहीं। नाउ प्रूव्ड क्या होता है? कहते हैं जे में प्रूव्ड, ये फैक्ट इज सेट टू बी प्रूव्ड व्हेन, एक तथ्य क्या किया जाएगा? साबित माना जाएगा। कब? आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव इट to exist or consider its existence so probable that the prudent man out under the circumstances of particular case to act upon the supposition of that its existence। उन्होंने कहा देखिए, हम किसी तथ्य को साबित तब मानेंगे, कब मानेंगे? जब मामले को लेते हुए, कंसीडर करते हुए, आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव, न्यायालय क्या करता है? भरोसा करता है क्या? टू टू इट टू एग्जिस्ट, ये क्या अस्तित्व में है, और कंसीडर इट्स एग्जिस्टेंस, और उसके अस्तित्व को क्या करता है? मान के चलता है कि ये अस्तित्व में होगी। कहते हैं कैसे? सो प्रोबेबल दैट ए प्रूडेंट मैन आउट, जैसे एक प्रूडेंट मैन सोचता होगा कि हाँ भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। कब तक? अंडर द सर्कमस्टेंसेस पर्टिकुलर केस, उस परिस्थिति की तथ्य, उस बाद की परिस्थितियों को, केस की परिस्थितियों को देखते हुए, टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट एग्जिस्टेंस, और वो किस तरीके से कार्य करता है? जैसे कि वो तथ्य क्या हो? अस्तित्व में हो। तो हम क्या मानेंगे? उसे प्रूव मानेंगे। नाउ डिस्कस रिलीवेंट, के में बताया गया क्या होता है रिलीवेंट। देखिए, रिलीवेंसी के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ पर रिलीवेंट पढ़ते हैं कि कोई चीज़ रिलीवेंट होती क्या है। तो कहते हैं ए फैक्ट इज सेट टू बी रिलीवेंट टू अनदर व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वे रेफर्ड टू द प्रोविजन ऑफ दिस अधिनियम रिलेटिंग टू द रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट। उन्होंने कहा देखिए, यहाँ पर बड़ी अच्छे से उन्होंने बताया कि हम उस तथ्य को, उस फैक्ट को रिलीवेंट कहेंगे जो किसी तरीके से कनेक्टेड है विद अदर फैक्ट के साथ, जो कैसे? जो रेफर किए गए इस अधिनियम में बताए गए नियमों के अनुसार। वाई दिस अधिनियम रिलेटिंग टू रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। तो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 से लेके आगे। पहले 50 से 55 था, 5 से 55 था, ये जो भी है। अब अधिनियम में 3 से 50 तक है या 55 तक है, जो भी है। आगे सिचुएशन मैं देख के बता दूंगा उसमें क्या कि। तो रिलीवेंसी कहाँ बताई गई? रिलीवेंसी के बारे में जानेंगे। तो उन्होंने कहा रिलीवेंसी कैसे प्रूव होगी? तो रिलीवेंसी ऐसे प्रूव होगी जैसे इस अधिनियम में रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में जो प्रावधान है उनके अनुसार। और रिलीवेंट तभी मानेंगे जब वो क्या हो? किसी से कनेक्ट हो, किसी अनदर फैक्ट से, जो प्रोविजन ऑफ दिस अधिनियम रिलेटिंग टू रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट को बताया गया। नाउ वी डिस्कस सेल प्रज्यूम, आई में दे रखा है ये। सेल प्रज्यूम हमने बताया था कि क्या होता है, क्या है? वेन एवर इट इज डिक्लेयर्ड बाई दिस अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया? उद्घोषित कर दिया, पहले से ही डिक्लेयर कर रखा है क्या? दैट द कोर्ट सेल प्रज्यूम, न्यायालय क्या मान के चलेगा? सेल प्रज्यूम, ये फैक्ट इज सेल रिगार्ड सच फैक्ट
एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल डिस्प्रूव। तब तक न्यायालय ये सत्य तथ्य मान के चलेगा, उस तथ्य को क्या करेगा, सेल प्रज्यूम मान के चलेगा, जब तक कि वो डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाए, उसके सामने असत्य घोषित नहीं कर दिया जाए। जैसे मैं इसको एक एग्जाम्पल से मान के चलूँगा, जैसे मान लो किसी महिला की मृत्यु मैरिज के 7 वर्ष के अंतर्गत हो जाती है, तो माननीय न्यायालय ये सेल प्रज्यूम करके चलता है कि ऐसी अगर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हुई है तो ये माना जाता है कि ये दहेज हत्या हो सकती है। तो वहाँ वर्ड अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, उसके लिए 85 में और इन सब में आगे BNS भारतीय न्याय अधिनियम में पढ़ेंगे, तो भारतीय न्याय संहिता जो है 2023 का, उसमें अगर पढ़ेंगे ना तो वहाँ वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया, सेल। तो वहाँ सेल प्रिज्यूम्शंस होती हैं। नाउ सब क्लॉज 2, ये सारी डेफिनेशन हमने जो आई तक पढ़ी है ये सब क्लॉज 1 का जो क्लॉज थे उनमें सारी भी। अब सब क्लॉज 2 क्या कहता है, वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज हेयर आर नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 एंड भारतीय न्याय संहिता 2023 shall have the same meaning as assigned to them in the said act and संहिता। कह रहे हैं अगर कोई शब्द यहाँ पर डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है, तो हम IT एक्ट 2000 से उसका मीनिंग निकालेंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 से उसका अर्थ निकालेंगे, या फिर भारतीय न्याय संहिता 2023 से उसका मीनिंग लेंगे। तो इस तरीके से हमने जो पहला चैप्टर था उसके लिए विस्तार से चर्चा की है, और आशा करता हूँ आपको ये बहुत सारा चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। अगर इसमें किसी भी तरीके की आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं, या अपनी प्रॉब्लम को लिख कर शेयर कर सकते हैं। यथासंभव उनका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से या फिर मेल के माध्यम से दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।